हेलो। अभी क्लास 12 में एक चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसमें एक टॉपिक है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को समझना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। दिस इज सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको दिया था फ्रैंकिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? फ्रैंकिस क्रिक। ओके। तो इनके हिसाब से क्या होता है कि डीएनए के पास बेसिकली जो हमारा डीएनए होता है, विच कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके पास कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। एक तो ये होता है कि ये खुद में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डीएनए जो है, डीएनए कन्वर्ट होता है खुद डीएनए में। ओके। लाइक डीएनए कन्वर्ट्स इनटू डीएनए। ओके। ये जो प्रोसेस है डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ओके। फिर क्या होता है, डीएनए जो है उसके पास एक और प्रॉपर्टी होता है, और वो होता है कि डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए। डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए। ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज transcription. This is called as the conversion of DNA into mRNA is called transcription. ओके। और एक इसमें डीएनए के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए बेसिकली इस पे जो इन्फॉर्मेशन होता है जो डीएनए से इसने लिया है, वो कन्वर्ट होता है और वो बनाता है प्रोटीन्स, जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इट फॉर्म्स प्रोटीन्स। ओके। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होता है, डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एमआरएनए कैरी करता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए जो है वो बनाता है प्रोटीन्स, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी विच वॉज गिवन बाय फ्रैंकिस क्रिक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। तो हमें पता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है। ओके। लेट्स सपोज दिस इज आवर न्यूक्लियस। ओके। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए। लेट मी राइट डीएनए। अब इस डीएनए के पास क्या, डीएनए के पास है इन्फॉर्मेशन जिससे हमें प्रोटीन बनाना है, बट ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, तो किसी को अंदर जाना पड़ेगा और डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, और वो लेके बाहर आएगा, फिर जाके हमारा प्रोटीन बनेगा। तो अब ये एक चीज़ कैसे पॉसिबल है कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके हमें बाहर आना है। तो इस जगह काम आता है हमारा एमआरएनए। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लोग रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा रेप्लिकेशन, इसमें हम लोग सीखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट दैट इज़ नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे। आज हमें ये पढ़ना है कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, बट हम लोग अपने यहाँ पे सुविधा के लिए डीएनए को एक स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज़ द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एंड ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। एंड दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक दो बातें दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यही है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मतलब उसके दो जो कोई स्ट्रैंड्स होते हैं, उसके दो चेन होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। और दोनों स्ट्रैंड जो है होते हैं वो एंटी पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर ये 5 प्राइम एंड है, दिस इज योर
5 prime end. So this one be your 3 prime end. This one will be your 3 prime end. Okay, this is your 5 prime and this is your 3 prime. तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो उसका एकदम उल्टा होगा, मतलब एंटी पैरेलल होगा. सामने वाला 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो जाएगा ये वाला एंड, और ये वाला 3 प्राइम है तो ये वाला एंड 5 प्राइम हो जाएगा. ओके, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3. दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. डीएनए इज एंटी पैरेलल टू द बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. अब यहाँ पे होता क्या है कि डीएनए में जो कुछ बेस पेयर्स होते हैं, हमें पता है डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो क्या क्या होते हैं. जो डीएनए होता है हमारा डीएनए, उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो क्या क्या होता है. वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, AGTC. और जो हमारा आरएनए होता है RNA, उसमें जो हमारा होता है एडेनिन की जगह थाइमिन आना चाहिए, है ना, उसके जगह आता है यूरासिल. बस यही डिफरेंस है. ग्वानिन, इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहता है. ग्वानिन, ठीक है, सॉरी एडेनिन तो होगा ही, ग्वानाइन भी होगा. आपकी जगह जो थाइमिन है उसकी जगह यूरासिल आ जाता है, और साइटोसिन का साइटोसिन रहता है. बस ये फ़र्क है आरएनए और डीएनए में कि थाइमिन की जगह जो है यूरासिल आ जाता है आरएनए में. ठीक है, ये पहला रूल जो होता है ये हमें याद रखना है. जो दूसरा रूल इसमें याद रखना है हमें वो होता है चारगाफ्स रूल. ठीक है, ये सारे रेप्लिकेशन के पार्ट्स हैं, ये इस टॉपिक के पार्ट नहीं है, बट इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ये सब नॉलेज होना चाहिए कि एडेनिन में क्या प्रेजेंट होता है, बेस पेयर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन. आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन. दूसरा चारगाफ्स रूल. चारगाफ्स रूल क्या कहता है कि एडेनिन जो है ना, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बेस पेयर करेगा. एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन. ठीक है, एंड ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन. ठीक है, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानाइन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन. ठीक है, तो लेट सपोज हमारा जो डीएनए है इसमें कुछ बेस पेयर जैसे ए है, टी है, जी है, सी है, फिर AT, GC, कुछ इस तरीके से पेयरिंग है. तो इसके सामने वाले में क्या हो जाएगा, अगर एडेनिन है तो सामने में क्या आ जाएगा, थायमिन, क्योंकि एडेनिन हमेशा किससे बेस पेयर करता है, थायमिन के साथ, और थायमिन हमेशा किसके साथ करता है, एडेनिन के साथ. तो सामने वाला एडेनिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा. अब सामने वाला थायमिन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा. अब सामने वाला ग्वानाइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा. अब सामने वाला C है तो फिर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा. फिर A है तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा. फिर T है तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा. फिर G है तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा. और फिर C है तो क्या आ जाएगा, हमारा G आ जाएगा. कुछ इस तरीके से चलता है. इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री. बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. तो हमने पहले ही देखा था कि 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम आ जाता है. और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि सामने वाला देखो एडेनिन है तो सामने थाइमिन, थाइमिन है तो सामने एडेनिन. ठीक है, ये होता है एक डीएनए का स्ट्रक्चर. ओके, अब इससे हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है. लेट सपोज, और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें से 3 को हम लोग कैरी करते हैं, जैसे ATG, CTA, GCA, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, मतलब 3 के फॉर्म में पढ़ते हैं. ठीक है, ATG, CTA, GC, इस तरीके, GCA, इस तरीके से. अब हमें क्या करना है, इससे mRNA से इन्फॉर्मेशन निकालना है. ऐसा सपोज़ ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे जो ATG लिखा हुआ है ना ऊपर, वो एक प्रोटीन को कोड करता है, एक प्रोटीन को वो कोड करता है, और हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, ये जो ऊपर में यहाँ पे दे रखा है ATG, ये एक प्रोटीन को कोड करता है, और हमें mRNA में वो कोड चाहिए. तो हम लोग कैसे करेंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन का मेन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, कुछ 3 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है. पहला जो होता है वो होता है प्रोमोटर. ठीक है, प्रोमोटर के बाद जो चीज़ चाहिए होता है वो होता है टर्मिनेटर. ठीक है, और जो चीज़ चाहिए होता है वो होता है रो फैक्टर. रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर. क्या चाहिए होता है, रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर. अब इनका रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनको समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले होता ही है कि टर्मिनेटर जो है, ठीक है, टर्मिनेटर जो है
वो आकर हमारे डीएनए में लग जाता है। ठीक है, ये टर्मिनेटर है, हमें यहाँ पे कोडिंग चाहिए तो यहाँ पे टर्मिनेटर आके लग जाता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज़ योर टर्मिनेटर। फिर क्या होता है, जो डीएनए का टेल एंड है, मतलब लास्ट वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या हो जाता है, टर्मिनेटर जाकर लग जाता है। प्रोमोटर पहले लग जाता है, फिर क्या लग जाता है, हमारा टर्मिनेटर लग जाता है। ठीक है, डीएनए का स्टार्टिंग जो होता है वहाँ पे क्या लग जाता है, प्रोमोटर लग जाता है, दिस इज प्रोमोटर, और क्या लग जाता है बीच में, टर्मिनेटर। बीच में जो आता है तुम्हारा, बीच में जितना भी स्ट्रक्चर, जैसे मान लो यहाँ पे सी लिखा हुआ आगे, ATGC, जितना भी बीच में लिखा हुआ उस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको कहा जाता है STRUCTURL, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार, कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं तुम्हारे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। ये जो बनता है इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर, और बीच का जितना भी पार्ट बचा वो स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इट इज आस्क्ड इन मैनी अ टाइम्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या क्या होता है कंपोनेंट्स, हमें जो सामने में दिख रहा है वही कंपोनेंट्स है। ठीक है, क्या क्या है, पहला तो है हमारा प्रोमोटर, प्रोमोटर। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। और जो तीसरा है हमारा वो क्या है, टर्मिनेटर, जैसा कि हमें पता है दिख रहा है सामने। ठीक है, तीन चीज़ जो होते हैं कंपोनेंट कहलाते हैं, जो हमें सामने दिखता है डीएनए में, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, ये होता है कंपोनेंट। अब यहाँ पे आता है एक इंजाइम, और इस इंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज एन इंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही अंदर जो है एमआरएनए बनाने में मदद करेगा। अब इसके बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा हमेशा जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही कोडिंग करता है। अभी इसका मतलब क्या अभी समझ में आएगा, क्या करता है, 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ कोडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम है। अब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ कोडिंग करता है अगर, तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का जो एंजाइम है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम है। अब क्यों आएगा इसको समझते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये इसलिए आता है क्योंकि हमें पता है सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जेनेटिक्स में सब कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये 5 प्राइम है, इसके सामने 3 प्राइम है, इसके सामने 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ कोडिंग करता है, तो अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम होगा, दिस विल बी योर 5 प्राइम एंड दिस विल बी योर 3 प्राइम। ठीक, 5 प्राइम, दिस विल बी योर 3 प्राइम। तभी तो यहाँ से जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम कर पाएगा, क्योंकि हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ कोडिंग करता है। तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ आना पड़ेगा, तभी ये जाएगा। और 5 प्राइम कहाँ आ पाएगा, यहाँ आ पाएगा, क्योंकि ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम यहाँ होगा। अगर इसी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इस स्ट्रैंड के लिए कोडिंग करना होता तो ये यहाँ आता, क्योंकि 3 प्राइम यहाँ है तो 5 प्राइम इसके सामने यहाँ आता, तो फिर स्टैंड यहाँ इधर से बनता। बट अभी हमें ये चाहिए ATG, तो हम लोग इसको ये वाला स्टैंड यूज़ करते हैं, और 5 प्राइम 3 प्राइम यहाँ आता और ये यहाँ से आता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जहाँ पे ये एंजाइम काम करता है जिस स्ट्रैंड में, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है, उस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कि इस पे हम लोग रखते हैं और ये जो पूरा स्ट्रैंड है ये अभी कोडिंग करके एक बड़ा सा mRNA बनाएगा। यहाँ पे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज काम करेगा और इसको पूरा खींच कर एक लंबा सा हमारा जो है mRNA बनेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे T, अब ये इसके हिसाब से कोडिंग करेगा। इसके सामने जो T है यहाँ पे क्या आ जाएगा, T के सामने A आता है तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा A, फिर A के सामने T आता है बट ये mRNA है तो क्या आ जाएगा U, फिर C के सामने क्या आता है G। ठीक है, अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो A के सामने A आ गया, T के सामने U आ गया जो कि T के तरह ही होता है, और G के सामने क्या आ गया, G आ गया। मतलब सेम टू सेम छक्कर यहाँ पे आ गया, वही हमें चाहिए था। तो इस स्टैंड को कहा जाता है कोडिंग स्टैंड, जिसका कोड हमें चाहिए होता है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो DNA होता है वो टेम्पलेट स्टैंड बनता है, और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ वाला होता है कोडिंग स्टैंड होता है। सिंपल याद करने का तरीका। ठीक है, और हमें ये कोड चाहिए था ATG, इसको उठाकर हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, जिसका कोड हम लोग ले रहे होते हैं mRNA में उसको कहा जाता है कोडिंग स्टैंड, और जिस पे रख के काम करते हैं वो होता है टेम्पलेट स्टैंड। और क्योंकि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ कोड करता है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला हमेशा टेम्पलेट स्टैंड बन जाता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला हमेशा कोडिंग स्टैंड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमने प्रोमोटर टर्मिनेटर समझ लिया, रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर का क्या काम है। तो रो फैक्टर क्या होता है, जो हमारा DNA होता है उसमें एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। देयर इज ए स्पेस इन द DNA फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। तो ये रो फैक्टर क्या करता है, वही काम करता है, ढूंढता है कि कौन सा वो एरिया है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, रो फैक्टर क्या करता है, चेक करता है कि DNA में वो एरिया कहाँ है जहाँ से हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाएगा। जहाँ उसको वो एरिया मिलता है वहाँ पे वो अटैच हो जाता है DNA से। जैसे ये वाला एरिया इसको मिल गया कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो हमारा रो फैक्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और जो हमारा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और अपना काम आगे स्टार्ट कर देगा। और DNA में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे हमारा जो है रुकना होगा, उसको जहाँ रुकना होगा वहाँ पे रो फैक्टर आ जाएगा। रो फैक्टर चेक करेगा वो कौन सा एरिया है DNA में जहाँ पे हमारा जो है टर्मिनेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो रो फैक्टर क्या करेगा, उस जगह को इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कहाँ पे हमारा जो है रुक सकता है, उस जगह पे जाके वो अटैच हो जाएगा और उसके बाद हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज द प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, DNA का स्ट्रैंड था 5 प्राइम 3 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम 5 प्राइम। सबसे पहले प्रोमोटर जाकर लग जाता है DNA से, जहाँ से स्टार्ट होना है। सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आता है, वो चेक करता है कि कहाँ पे हमारा स्टार्ट हो सकता है। जहाँ भी स्टार्ट होता है वहाँ से अटैच होगा, वहाँ पे प्रोमोटर आकर लग जाएगा कि अब यहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा होता है टर्मिनेटर, जहाँ पे एंड होता है DNA का। उसके बाद क्या होता है कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड होता है उसका कोड हमें चाहिए होता है, तो और सामने वाला जो होता है वो टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करता है, क्योंकि उस पर रख के उसका कोड हम लोग ले रहे होते हैं, तो उसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो mRNA बना है ये कंप्लीट नहीं है, इस mRNA को कहा जाता है hnRNA। दिस इज hnRNA। इसमें बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो कि कोडिंग एरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉन कोडिंग एरिया होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। इसी तरीके से और भी होता है एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन। E फॉर एक्सॉन, एंड I फॉर इंट्रॉन। एक्सॉन वो एरिया होता है mRNA में, hnRNA में, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट होता है, इसमें कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं होता है, नो कोडिंग प्रेजेंट। और इंट्रॉन वो एरिया होता है जो हमारे काम का होता है, जिसमें कोडिंग प्रेजेंट होता है। कोडिंग इज प्रेजेंट। तो हमें इन एक्सॉन्स को कट करके हटाना होता है और इंट्रॉन्स को एक साथ जोड़ना होता है, जिसको कहा जाता है कटिंग एंड स्प्लाइसिंग।
स्प्लाइसिंग जो होता है एक इंजाइम होता है जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो इंजाइम होता है जो इन एक्सॉन्स को कट करता है, और दूसरा जो इंजाइम होता है वो होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो इन इंट्रॉन्स को साथ में जोड़ देता है। तो सारे एक्सॉन्स हट जाते हैं और सारे इंट्रॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, सारे इंट्रॉन्स ही रहते हैं यहाँ पे, जो कि कोडिंग पार्ट है हमारा, जो काम का पार्ट है। सारे इंट्रॉन्स इस तरीके से जुड़ जाते हैं। अभी भी ये एमआरएनए कंप्लीट नहीं है। अब क्या होता है, जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कैपिंग एंड टेलिंग। जो फ्रंट एंड है, यानी कि जो 5 प्राइम वाला एंड है एमआरएनए का, वहाँ पे कैप लगता है जिसको कहा जाता है मिथाइलेटेड ग्वानिन। मिथाइलेटेड ग्वानाइन। और जो एंडिंग का है एमआरएनए का, उसको कहा जाता है पॉलीएडेनाइन टेल। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएडेनाइन टेल, जो कि हमारा जो है 3 प्राइम एरिया में 3 प्राइम एंड पे जाके लगता है। ठीक है, पॉलीएडेनाइन टेल, लेट मी राइट इट हियर। पॉलीएडेनाइन टेल, ओके, लेट इट बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 प्राइम एंड में जाकर लग जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कैपिंग एंड टेलिंग। पहला स्टेप क्या हुआ, जो हमारा डीएनए से निकलकर जो एमआरएनए आता है बाहर, उसको हम लोग कहते हैं एचएनआरएनए, कि उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्सोन, जिसमें कोई कोड प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम होता है जो आता है और सारे एक्सोन्स को हटा देता है यहाँ से, और डीएनए लाइगेज होता है जो कि सारे इंट्रॉन्स को जोड़ देता है, जो हमारा कोडिंग पार्ट है। फिर क्या होता है, 5 प्राइम एंड में एक कैप आकर जुड़ता है और 3 प्राइम एंड में एक टेल आकर जुड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइलेटेड ग्वानाइन और पॉलीएडेनाइन टेल। दिस इज द सेकंड स्टेप विच इज कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, अब जाकर के हमारा जो डीएनए है वो कंप्लीट होता है, हमारा जो एमआरएनए है वो कंप्लीट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। अब जो ये एमआरएनए, इसमें हमारे सारे कोड प्रेजेंट है। ये कौन सा कोड है, ये वही कोड है जो डीएनए में था, जो हमें चाहिए था, ये वही कोड है। एटीजी का कोड था जो एक प्रोटीन को कोड करता था, उसको हमने इस एमआरएनए में लिया। अब वो सारे कोड जो है इस एमआरएनए में प्रेजेंट है। अब ये एमआरएनए का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ट्रांसलेशन, कि कैसे ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा में 3 पार्ट है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। तो कैसे बना वो हमने देख लिया, दिस इज द स्टेप, दिस इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन कैसे बनता है। ये जो टॉपिक है इससे सेंट्रल डोग्मा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो कि नीट 2013 का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है यहाँ पे, कि द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स ए टू सी। डीएनए से डीएनए का बनना, एमआरएनए का बनना, फिर प्रोटीन का बनना और प्रोपोज्ड बाई। तो हमें पता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ए पार्ट जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इज व्हाट, ट्रांसलेशन। और दिया किसने था, फ्रैंकिस क्रिक ने। तो पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन, तीसरा क्या, फ्रैंकिस क्रिक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस वाज आर्ग्यूड नीट 2013। द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लिसिंग किस में होता है, आरएनए में होता है, तो आरएनए वर्ल्ड, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नीट 2012 का क्वेश्चन है। इफ़ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज अ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एज ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस। तो आरएनए में क्या सीक्वेंस होगा, इफ़ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATCT, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, मतलब आरएनए में क्या सीक्वेंस जाएगा। तो एडेनिन की जगह थाइमिन आता है, बट हमें पता है एमआरएनए में पूछा है, आरएनए में पूछा है, तो उसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल। तो पहला क्या आ जाएगा, यूरासिल। फिर थाइमिन की जगह क्या आता है, एडेनिन, तो फिर एडेनिन। फिर साइटोसिन की जगह क्या आता है, ग्वानिन, देन ग्वानिन।
देन थायमिन की जगह एडेनिन एंड ग्वानिन की जगह साइटोसिन, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. दिस वाज आर नीट 2012. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरएनए स्प्लिसिंग, जब आरएनए को स्प्लाइस करते हैं हम लोग तो एक्सोन और इंट्रोन्स का क्या होता है? पहला है एक्सोन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रोन्स आर जॉइंड टुगेदर. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड टुगेदर, ऐसा भी नहीं होता. सिस्ट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रोन्स आर जॉइंड टुगेदर एंड इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड सिस्ट्रोन्स आर जॉइंड टुगेदर. सिस्ट्रोन्स वही है, ठीक है, उसी को कहते हैं. एक्सोन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रोन्स आर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. हमें दिख रहा है. सिस्ट्रोन्स क्या होता है? सिस्ट्रोन्स भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बट इस केस में हम लोग उसको एप्लीकेबल नहीं मानते. इस केस में हमें यूकारियोट्स में जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है. बट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रोकारियोट्स के लिए, तो आरएनए स्प्लाइसिंग में एक्सोन्स को मानेंगे. एक्सोन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रोन्स आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है. एक्सोन्स को हम लोग रिमूव करते हैं और इंट्रोन्स को जॉइन करते हैं. सॉरी अगर मैंने पहले गलत बोला होगा, देखने में मुझे गलती हो गई हो. एक्सोन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रोन्स आर जॉइंड टुगेदर, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्या, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकारियोट्स. हमें पता है, ठीक है, कि सिग्मा फैक्टर आता है जो इंस्पेक्ट करता है डीएनए को, चेक करता है डीएनए को कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है. और रो फैक्टर होता है जो कि ये चेक करता है कि कहाँ से हमें स्टॉप करना है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1. सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर. नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये देख सकते हो यहाँ पे. इनिशिएशन फैक्टर कौन होता है? सिग्मा फैक्टर, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर. सिग्मा फैक्टर क्या करता है? यहाँ पे आता है, इंस्पेक्ट करता है चीज़ों को. और दूसरा होता है रो फैक्टर, जो यहाँ पे जुड़ जाता है और इसको रोक देता है कि अब हमें जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. दिस वाज आर्ग्यूड इन 2019, ठीक है. देन HNRNA undergoes additional processing out of which one of them has an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of HNRNA. This is known as, मतलब HNRNA में क्या होता है हमें पता है. HNRNA में कैपिंग और टेलिंग होता है, और बोल रहा है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब वही मिथाइलेटेड ग्वानाइन. ये 5' एंड में जुड़ता है HNRNA का, इसको क्या कहा जाता है? हमें पता है, इसको कैपिंग कहा जाता है. अभी हमने देखा था. लेट मी शो इट अगैन. वेयर इज दैट? ये रहा, मिथाइलेटेड ग्वानिन 5' एंड पे कैपिंग और दूसरे वाले को टेलिंग, ठीक है. तो इस हिसाब से आंसर विल बी 1, कैपिंग, ओके. Okay, so this next, direction of RNA synthesis. Direction of RNA synthesis is always from 5' to 3' end, and direction reading of template DNA strand always from 3' to 5' end. So option 1 will be the right answer. This was in AIPMT 2014 कि RNA synthesis हमेशा कहाँ से होता है? 5' से 3', और जो template strand में रीडिंग होता है या कोडिंग स्टार्ट होता है वो 3' से 5' एंड में होता है. So this was about transcription. Thank you.